हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ड्रीम्स। मैं संचिता जैन आपके एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूं आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के चैप्टर नंबर 7 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये चैप्टर मैं आपको काफी सारे पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूं, इसका हर एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर इस चैप्टर के सारे वीडियोस आपने नहीं देखे हो तो जल्दी से जाइए सारे वीडियोस को देख लीजिए और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बारी आती है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की, यानी कि सिंगल शॉट में आपको चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन प्रोवाइड कराया जाता है। मात्र 1 घंटे में हम इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां लिंक दी गई है, क्लिक करना है, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। और फटाफट से करते हैं इस चैप्टर का रिविजन और सबसे पहले देख लेते हैं हम इसका पाठ परिचय, यानी कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कौन कौन से टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? वे सारी चीजें जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान देती हैं, जैसे कि परिवहन के साधन, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के साधन। अब ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन के अलग अलग प्रकार भी दिए हैं, जैसे कि स्थल परिवहन, जल परिवहन, और स्थल परिवहन में क्या जानेंगे? समुद्री पत्तन। समुद्री पत्तन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह, जहां पर बड़े बड़े जहाज आकर के रुकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रकार होगा हमारा वायु परिवहन। ठीक है, वायु परिवहन, कौन कौन से हवाई अड्डे कहां कहां स्थित हैं, ये मैप के जरिए आपको समझाए जाएंगे। तो एक पार्ट हो जाएगा अपना परिवहन का, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का। दूसरा क्या हो सकता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में? संचार सेवा यानी कि कम्युनिकेशन सर्विसेज। कौन कौन सी आ सकती है? टेलीफोन, टेलीविजन, दूरदर्शन, समाचार पत्र, ये सारी चीजें, मैगजीन, ये सब किसमें आ सकते हैं? ये आएंगे आपके संचार सेवाओं में। उसके बाद हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, कि किस तरीके से दो देशों के बीच व्यापार होता है, दो देशों के बीच ग्लोबली आर्थिक संबंध स्थापित होते हैं। उसके बाद पर्यटन को जानेंगे, टूरिज्म को, कि टूरिज्म या पर्यटन एक व्यापार के रूप में कैसे स्थापित हुआ, वर्तमान में आर्थिक दृष्टि से पर्यटन का क्या महत्व है, पर्यटन का क्या योगदान है हमारे देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के योगदान, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। ऑलराइट, चलिए तो ये रहे हमारे आज के टॉपिक, जिनका हम करने वाले हैं रिवीजन। अब शुरुआत करेंगे हम परिवहन के साधनों से। ठीक है, जिसको देश की जीवन रेखाएं कहा गया है। तो देश की जीवन रेखाएं आखिर क्या होती हैं? परिवहन तथा संचार के आधुनिक साधन जो लोगों को एक दूसरे के पास लाते हैं। क्या कहा गया है? परिवहन तथा संचार के आधुनिक साधन जो लोगों को एक दूसरे के पास लाते हैं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता करते हैं। आप अपने शहर से, अपने गांव से दूरी किस माध्यम से तय करते हैं? परिवहन के साधन से। अगर आपको किसी दूसरे शहर में जाना हो, दूसरे गांव में जाना हो, कहीं भी जाना हो, आप बस, ट्रेन या खुद का कोई साधन होगा, खुद का कोई व्हीकल होगा, वाहन होगा, उसका सहारा लेंगे। ये क्या है? परिवहन। संचार, आपको किसी से कोई बात करनी है, कोई संदेश भेजना है, कोई मैसेज भेजना है, सामने वाले को आपसे कोई जानकारी प्राप्त करनी है, बात करनी है, किसका सहारा लोगे? संचार के साधनों का, यानी कि कम्युनिकेशन के मीडियम्स का। ऑलराइट, क्लियर? तो परिवहन और संचार के साधन, आधुनिक साधन जो लोगों को एक दूसरे के पास लाते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता भी करते हैं।
क्लियर? परिवहन के साधन जो मनुष्य तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। अब परिवहन के साधन क्या है इसमें? जो मनुष्य तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे कि रेल, वायु एवं जल परिवहन। ऑलराइट, अब देखें संचार के साधन क्या होते हैं? वे साधन जो सूचना, समाचार एवं संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल आदि। ये सब क्या है? कम्युनिकेशन के माध्यम है जिनके जरिए आप सामने वाले से या दूसरे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, जिससे भी आपको कांटेक्ट करने की जरूरत होती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे परिवहन के साधनों के बारे में कि परिवहन के कौन कौन से साधन हैं। तो पहला क्या है? पहला है आपका स्थल परिवहन। पहला क्या है? स्थल परिवहन। अब स्थल परिवहन के भी यहां पर हमें 3 प्रकार दिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो सड़क परिवहन। सड़क जमीन पर ही बनाई जाती है, ये तो सभी को पता है। जमीन पर क्या चल सकती है? आपकी बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ये सब कहाँ चल सकते हैं? सड़क पे। उसके बाद रेल परिवहन। रेल परिवहन भी स्थल परिवहन का ही उदाहरण है या भाग है। कैसे? क्योंकि रेल की पटरी कहाँ बिछाई जाती है? रेलवे स्टेशन कहाँ बना होता है? स्थल भाग पर ही बना होता है, जमीन पर ही बना होता है। हवा में तो रेल चलती नहीं है। ठीक है। तीसरा है भैया पाइपलाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पाइपलाइन क्या होती है? स्थल परिवहन का उदाहरण कैसे है? तो भाई जो आपके घरों में पानी आता है, नल कनेक्शन होता है, तो जो पाइपलाइन डलती है वो कहाँ डलेगी भाई? जमीन में ही ना। ठीक है, तो ये हो गए पाइपलाइन के एग्जाम्पल। और हाँ, पानी के अलावा अब गैस, क्रूड ऑयल, इन सब के सप्लाई भी, यानी जो भी लिक्विड फॉर्म में पदार्थ होते हैं या जो नहीं होते हैं लिक्विड फॉर्म में, उनको लिक्विड फॉर्म में बदलकर पाइपलाइन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। दूसरा परिवहन का प्रकार है आपका जल परिवहन। ठीक है, इसके भी 2 प्रकार हैं, आंतरिक जल परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? यानी कि जो हमारे देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह हम जल मार्ग से जाते हैं। और समुद्री परिवहन या अंतर्राष्ट्रीय परिवहन क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन। जब हम अपने देश से जल मार्ग के द्वारा जहाज में बैठकर दूसरे देश की यात्रा करें तो वो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन होगा। तीसरा परिवहन का उदाहरण है वायु परिवहन। तीसरा क्या है? तीसरा है वायु परिवहन, जिसमें 2 प्रकार है। घरेलू विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा यानी कि वो विमान सेवा या वो वायु सेवा जो हमें देश के अंदर ही वायु परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। कैसे? देश के अंदर कैसे? आपको भोपाल से मुंबई जाना है, मुंबई से आपको दिल्ली जाना है, कश्मीर से आपको कन्याकुमारी जाना है, कहीं भी जाना है देश के अंदर ही। जब देश के अंदर ही आप वायु मार्ग से यात्रा करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? घरेलू विमान सेवा। अब ये भी 2 प्रकार की है भैया। हाँ जी, एक है सार्वजनिक प्राधिकरण यानी कि सरकार के अंडर में आती है जो, और दूसरी है निजी विमान सेवा, प्राइवेट जेट जिसे हम कहते हैं। ठीक, और या फिर निजी कंपनियों की जो विमान सेवा है वो भी इसमें शामिल हो सकती है। फिर दूसरा प्रकार क्या है इसका? ये तो हो गया वायु परिवहन का पहला प्रकार, घरेलू विमान सेवा। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, यानी कि जब आप भारत से किसी दूसरी कंट्री की तरफ फ्लाइट से जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। ऑलराइट, चलिए अब इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले स्थल परिवहन में हम बात करेंगे सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन के बारे में भारत की एक विशेषता यहां पर बताई गई है कि भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। भारत में सबसे ज्यादा सड़क जाल है और यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा सड़कें हमें देखने को मिलती हैं। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। जाहिर सी बात है, रेल परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? कोई जानता है? भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853 में मुंबई से थाड़े की तरफ चली थी। ठीक है, इसके पहले ही सड़क परिवहन चालू हो गया था। भाई पहले से ही था, भाई लोग कहां से यात्रा करते थे? सड़क मार्ग से ही तो यात्रा करेंगे ना। ठीक है, फिर अगली बात क्या कही है कि विशेषता बताई है सड़क परिवहन की
क्या विशेषता बताई है कि निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। किन किन मामलों में? निर्माण में और व्यवस्था में सड़क परिवहन ज्यादा कारगर है। कैसे है कारगर भाई? कैसे कारगर है बताओ भाई? ये है पहाड़ और ये है समतल मैदान। सड़क बनाना या रेल चलाना, हम रेल की बात करें तो रेल चलाना कहाँ आसान होगा? मैदानी भाग में। अब आप कहो कि नहीं हम तो पहाड़ों पर भी ट्रेन लेके जाएंगे, तो भाई जब ऐसी ट्रेन ऊपर चढ़ेगी तो जो बैठे यात्री होंगे उनका क्या हाल होगा, क्योंकि डब्बे एकदम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो निर्माण और व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि सड़कों का निर्माण चाहे वो समतल भूमि हो, चाहे पहाड़ी भूमि हो, चाहे पठारी भूमि हो, चाहे ऊबड़ खाबड़ भूमि हो, हर जगह बनाई जा सकती हैं। ठीक है, और सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा सस्ता साधन भी है। कैसे? अब जब आप रेल परिवहन की बात करते हो तो रेल चलाने के लिए स्टेशन बनाना है, पहले तो वो जगह खोजें कि कहाँ एक जगह से दूसरी जगह हम जो है ट्रेन की जो पटरी होती है वो बिछा सकते हैं। ठीक है, फिर उसकी कॉस्ट भी ज्यादा आती है, क्योंकि रेल परिवहन में सबसे ज्यादा क्या लगता है? लोहा। क्लियर? तो ये महंगा साधन भी है बनाने के मामले में। भारत में सड़कों के प्रकारों की अब हम बात करते हैं। ठीक है, कि सड़कों के कितने प्रकार हैं। तो पहला है, भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर 6 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, जो 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। वो 4 महानगर कौन कौन से हैं? वो 4 महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। मेगा सिटी की बात हो रही है यहां पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ऑलराइट, फिर दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि नेशनल हाईवे की यहां पर बात हो रही है। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग को हम क्या कहेंगे? नेशनल हाईवे, जो देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। दूरस्थ भागों से यहां पर क्या मतलब है? दूरस्थ भागों से क्या मतलब, यानी कि जो दूर दूर स्थित शहर हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक। राज्य राजमार्ग, राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ता है, जिसे हम क्या कहेंगे? ये स्टेट के अंदर ही होंगे, जिन्हें हम कहेंगे स्टेट हाईवे। ऑलराइट, फिर कौन सा है? फिर है चौथा जिला मार्ग, जिले के प्रशासनिक केंद्र को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। भाई ये याद कर लेना कि कौन सा मार्ग किसे कहां से जोड़ता है, क्वेश्चन आता है यहां से, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिले के प्रशासनिक केंद्र को जिला मुख्यालय से कौन सा मार्ग जोड़ता है? जिला मार्ग। राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ता है राज्य राजमार्ग। ऐसे सवाल बन सकते हैं। ऑलराइट, पांचवा प्रकार है अन्य सड़कों का। तो वे सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती हैं, वे आती हैं इन सब के अलावा अन्य सड़कों में। फिर है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें, इसका अर्थ का क्या होगा? सीमांत का अर्थ क्या होता है? सीमांत का अर्थ क्या होता है भाई? सीमा धन अंत, जहां सीमा का अंत हो जाए, समाप्ति हो जाए। चलिए, भारत में हम बात करें उत्तर पूर्वी राज्यों की, कहां की बात करें? उत्तर पूर्वी राज्यों की हम बात करें, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यहां पर जो सड़कें बनाई गई हैं, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों को जो सड़कें जोड़ती हैं, यहां और यहां, जहां पर सीमा का अंत होता है, यहां पर जो सड़कें बनाई गई हैं उनको क्या कहा गया है? सीमांत सड़कें कहा गया है। ऑलराइट, क्लियर कहानी? तो सड़क परिवहन के 6 भाग कौन कौन से हैं, बात क्लियर हो गई। चले आएंगे रेल परिवहन की तरफ। तो जल्दी से चेक करके बताइए कि बराबरी से लाइक शेयर हुआ है कि नहीं हुआ। अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं हुआ है तो पहली फुर्सत में सबसे पहले लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सबको बता देना है कि भाई साहब वन शॉट रिवीजन चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी का आ चुका है, और इसी के साथ आपकी ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज्योग्राफी में टोटल 7 चैप्टर्स ही हैं। ऑलराइट, क्लियर? चलिए
तो आगे की बात करते हैं। अब स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग को डिटेल में समझते हैं। देखो भैया, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ता है और 6 लेन वाला महाराजमार्ग है, 6 लाइन वाला महाराजमार्ग है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर दक्षिण गलियारे की। बना लो भैया दिशाएं जल्दी जल्दी, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है। जब भी ज्योग्राफी पढ़ने बैठो तो भैया कॉपी पेन के बिना मत बैठना, ठीक है? क्लियर है? चलिए, इवन ज्योग्राफी ही नहीं, बाकी जितनी भी क्लासेस होती हैं मेरी, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटी की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे इकोनॉमी की हो, कॉपी पेन लेके ही बैठना है। मैं कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बीच बीच में बताती हूं, आपको जो सही लगे वो नोट भी करना है, और जो यहां से बताया जाए कि भाई इसको नोट कर लो तो नोट करना ही है। क्लियर है बात? ठीक है, तो प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करनी है आपको, ताकि ये चीजें याद रहें। उत्तर दक्षिण गलियारे की बात करते हैं। सबसे पहले ये रही आपकी उत्तर दिशा। चलिए, ये है आपकी उत्तर दिशा। उत्तर के अपोजिट में आपकी होगी दक्षिण दिशा, फिर होगी आपकी पश्चिम दिशा, और फिर होगी आपकी पूर्व दिशा। क्लियर? हम बात कर रहे हैं उत्तर दक्षिण गलियारे की, तो बता दो भैया जल्दी से। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है भैया जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, और सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे है तमिलनाडु में कन्याकुमारी। क्लियर हो रही है बात? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर हो गया आपका, और कन्याकुमारी कहां हो गया आपका तमिलनाडु में। क्लियर है कहानी? चलिए, तो उत्तर से दक्षिण की हम बात करें, जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, जो उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है, यानी कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है आपका उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, ये जो पार्ट है। फिर हम बात करें पूर्व पश्चिम गलियारे की, तो सिलचर तथा पोरबंदर को जोड़ता है, सिलचर तथा पोरबंदर। चलो भाई, सिलचर तो हो सकता है ना हो पता, पोरबंदर तो पता होगा। सोचो सोचो सोचो, पोरबंदर बहुत फेमस जगह है। किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था पोरबंदर में? कोई जानता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, किसका जन्म हुआ था? पोरबंदर गुजरात में है भैया, गांधी जी का जन्म स्थान है। गांधी जी का जन्म स्थान ये कहां है? गुजरात में है, आपके गुजरात में है। और पूरब में क्या है? सिलचर। सिलचर किस राज्य में है? बताइए भाई, चैप्टर में मैंने पढ़ाया है आपको। सिलचर है आपका असम में। ठीक, तो ये हो गया आपका पूरब पश्चिम गलियारा, जो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है, इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के महानगरों को आपस में जोड़ना है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहीं पर हम इसकी बात और कर लें, क्या कहते हो? चलिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ के और बता देते हैं आपको फटाफट से। ये रही आपकी चारों दिशाएं। ऑलराइट, ये हो गई आपकी उत्तर दिशा, ये है आपकी पश्चिम दिशा, ये है आपकी पूर्व दिशा, और ये है आपकी दक्षिण दिशा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाएं हो चुकी हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। फटाफट से कॉपी में बताओ भाई, कॉपी में बनाओ भाई जल्दी से। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता की लोकेशन भारत के नक्शे में कहां आएगी, जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के द्वारा आपस में जुड़ते हैं? बनाओ भैया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली बन गई, दिल्ली। थोड़ी सी और नीचे, सब कुछ मिट रहा है भाई, जल्दी जल्दी कॉपी पर बनाना है आपको। ये बन गया भाई दिल्ली। मुंबई बनाओ भाई, मुंबई कहां पड़ता है? थोड़ा सा इधर नीचे को बनाएंगे, दिल्ली, मुंबई। चेन्नई बना दो भाई, चेन्नई। कोलकाता और बना दिया जाए। लो भैया, बन गया दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। जुड़ गए सभी, बन गया चतुर्भुज।
चतुर्भुज बन गया, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ठीक है, अब यह राजमार्ग परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। जो राजमार्ग बनाने की परियोजना है, प्रोजेक्ट है, वो किसके हाथ में है? वो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के हाथ में है। NHAI का फुल फॉर्म क्या होगा भाई? NHAI का फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी बताइए भाई कमेंट करके। चैप्टर में मैंने सब कुछ पढ़ाया है, अगर आपने अलग अलग टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा, सब कुछ आपसे बनेगा। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर? ऑल क्लियर, ऑल सेट भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब बराबर से होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग। ये क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है और ये प्राथमिक सड़क तंत्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक सड़क तंत्र किसे कहा जाता है, तो आप क्या बता देंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे। ठीक, अब इनका रखरखाव कौन करता है? इनका रखरखाव करता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD। ये बात हो गई आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग की। अब हम बात करेंगे राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे। क्लियर? तो राज्य राजमार्ग किसको किससे जोड़ते हैं? राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं? राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की होती है। ऑलराइट, एक बात क्लियर है कि राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं? राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण की जिम्मेदारी किसकी होती है? सार्वजनिक निर्माण विभाग की यानी कि PWD की होती है। ऑलराइट, यहां तक की बात क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? चला जाए फिर आगे, चलें? चलिए चलते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे चौथा प्रकार जो है जिला मार्ग। जिला मार्ग ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। जो जिले के प्रशासनिक केंद्र हैं उनको जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं और इन सड़कों का उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? जिला परिषद के पास है। अन्य सड़कें, पांचवा प्रकार है, सड़कें ग्रामीण क्षेत्र को शहरों से जोड़ने का काम करती हैं और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे सीमांत सड़कों की। सीमांत सड़कें तो भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सड़कों की देखरेख करता है और यह संगठन 1960 में बनाया गया जिसका उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण, क्योंकि भारत का जो उत्तर पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि ये जो क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है भाई? सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सामरिक महत्व यानी कि सुरक्षा यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इनका निर्माण सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में आवाजाही सरल हुई है। ऑलराइट, अगला है सड़क परिवहन रेल परिवहन से महत्वपूर्ण क्यों है? सवाल यहां पर एक उठता है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बताया गया है? तो चलिए समझ लेते हैं और यहां से सीधा सवाल पूछा जा सकता है। बिल्कुल जैसा लिखा है वैसे ही हो, जैसा आंसर लिखा है वैसे आंसर आप लिख देंगे। तो भाई जल्दी से स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट नोट कर लो इसको। सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? इसके क्या कारण हैं? तो चलिए समझते हैं। सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ किया गया था, पहली बात तो यह है। दूसरी बात, निर्माण तथा व्यवस्था सुविधाजनक है। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई पहाड़ी स्थानों पर ट्रेन नहीं बनाई जा सकती, मतलब रेल मार्ग नहीं बनाया जा सकता, उबड़ खाबड़ मार्ग में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन सड़कें हर जगह बनाई जा सकती हैं। सड़कें हमें घरों तक पहुंचाती। आप कहेंगे रेल भी पहुंचाती है? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। क्यों?
रेल आपके घर के बाहर से गुजरती है, आप घर का दरवाजा खोलते हैं और बस घर के बाहर के दरवाजे खड़े होकर, घर के बाहर के दरवाजे पर खड़े होकर आप ट्रेन का इंतजार करते हैं कि भाई ट्रेन आएगी, हम हाथ देंगे और ट्रेन रुक जाएगी और मैं बैठ के चला जाऊंगा। या आप कहीं से आ रहे हो तो ट्रेन आपके घर के बाहर आपको जो है छोड़ के जाए, घर के बाहर ड्रॉप करके जाती है ट्रेन, नहीं ना। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये है आपका रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, ठीक, ये है आपका घर, ये है आपका घर। रेलवे स्टेशन पर आप ट्रेन से उतरे, ठीक है, फिर यहां से आपको सड़क मार्ग के द्वारा ही घर तक पहुंचना होगा। ठीक, ये भैया एयरपोर्ट, फ्लाइट से उतरे हैं आप, फ्लाइट पे आपको घर तक पहुंचाने नहीं जाएगी, फ्लाइट आपकी छत पर लैंड नहीं करेगी, आपको सड़क मार्ग के द्वारा ही घर पहुंचना होगा। तो सड़कें हमें घरों तक पहुंचाती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों तथा उबड़ खाबड़ स्थानों पर भी सड़कें आसानी से बनाई जा सकती हैं और अन्य परिवहन साधनों में सड़क परिवहन एक कड़ी के रूप में काम करता है, एक चेन के रूप में काम करता है। कैसे? जब आप रेलवे स्टेशन से घर गए, सड़क से गए, एयरपोर्ट से आप घर गए, सड़क से गए, तो भाई सभी प्रकार के परिवहन के साधनों को आपस में जोड़ रहा है, उनके बीच एक चेन का काम कर रहा है, एक मीडियम का काम कर रहा है। ऑलराइट, चलिए अगली बात करते हैं कि सड़क परिवहन वर्तमान में किन किन समस्याओं से जूझ रहा है। तो पहली बात यह है कि लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं जो वर्षा ऋतु में काम के योग्य नहीं रहती हैं। जो कच्ची सड़कें पक्की नहीं है तो भाई जब बारिश होगी कीचड़ उनमें हो जाएगा, दलदल हो जाएगा, पानी भर जाएगा, काम की रहेंगी नहीं। यातायात व यात्रियों के संख्या के अनुपात में सड़कें अपर्याप्त हैं। जितनी संख्या में हमारे देश की आबादी है, यात्री हैं और यातायात के साधन है, उतने अनुपात में, उतनी संख्या में सड़कें नहीं हैं। बढ़ते हुए वाहनों के कारण सड़कें तंग व भीड़ भरी हैं। हर एक व्यक्ति के पास आज किसी ना किसी प्रकार का वाहन है। इवन मान लो एक घर में 4 व्यक्ति रह रहे हैं, चारों के पास अपनी अपनी कार है। चाहे तो एक कार में सभी बैठ सकते हैं, नहीं, सबकी अपनी अपनी कार है, सब अलग अलग तरीके से जाते हैं। ठीक है, इससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। बिल्कुल कि अब आप देखें तो सड़कों पर पैदल चलते हुए लोग आपको बहुत कम दिखाई देंगे, लेकिन अपने अपने गाड़ी वाहन से ज्यादा दिखाई देंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग भी भारत में पर्याप्त नहीं है। तो भारत का सड़क परिवहन कुछ इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है। यहां से भी आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है। ऑलराइट, क्लियर? चलिए आगे की बात करते हैं। रेल परिवहन, दूसरा परिवहन का प्रकार है रेल परिवहन। अब शुरुआत करते हैं कि भैया रेल परिवहन के क्या क्या लाभ हैं। रेल परिवहन के क्या क्या लाभ हैं, समझते हैं इसको। तो रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। सामान, वस्तु सब कुछ भेजे जाते हैं और साथ में यात्री भी जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण यानी कि घूमना, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन, इन सब में सुविधाजनक है। देश के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक है। वह उद्योग और कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए भी कौन उत्तरदायी है? रेल परिवहन ही उत्तरदायी है। और भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। भारत में रेलवे जोन की संख्या बताई है 16, लेकिन अब 16 में 2 और जोड़ दो। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो भारत में प्रेजेंट में 18 रेलवे जोन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 18 रेलवे जोन हो चुके हैं। अब आप कहेंगे रेलवे जोन क्या होते हैं? जैसे कि आप कहीं भी स्टेशन पर जाते हैं, ठीक है, अनाउंसमेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, अनाउंसमेंट होता है कि पश्चिम मध्य रेलवे में आप सभी का स्वागत है। तो ये पश्चिम मध्य क्या है? या उत्तरी रेलवे में आप सभी का स्वागत है। उत्तर पूर्वी रेलवे आप सभी का स्वागत करता है। क्या है ये? दिशाओं के आधार पर बांटे गए हैं ना, दिशाओं के आधार पर, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर, ये हो जाएगा आपका पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण, सॉरी ये पूरब, ये पश्चिम, ये दक्षिण,
ठीक है, इसके बीच का कौन सा हो जाएगा भाई? पूर्व मध्य रेलवे। ये कौन सा हो जाएगा? पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे। इनके बीच में और बना दो भैया, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम रेलवे। ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम रेलवे। तो दिशाओं के आधार पर रेलवे जोन को इस तरीके से 18 भागों में बांटा गया है। आपसे पूछा जाए कि भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में आप 16 + 2 कर देना, यहां पर 18 रेलवे जोन है। क्लियर? चलिए, समस्या। रेल परिवहन के सामने अब कौन सी समस्या है, समझे क्या इसको? ठीक है, बिना टिकट यात्रा करना। बताओ भाई जल्दी से, किस किस ने बिना टिकट, WT बोलते हैं ना, विदाउट टिकट यात्रा करी है? बताओ भाई जल्दी से, समझते हो ना आप? WT बिना टिकट लिए ट्रेन में बैठ जाना, फिर TC आएगा तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। TC नहीं आएगा, टिकट चेक करने वाला नहीं आएगा, आपकी किस्मत अच्छी है, लेकिन आप चोरी तो कर रहे हैं ना। ये रेलवे की चोरी है कि आप रेलवे के सहारे फ्री में यात्रा कर रहे हैं, रेलवे को नुकसान हो रहा है। चोरी व रेल संपत्ति को नुकसान। बिना वजह चेन खींचकर रेल रोकना। बिना वजह भाई चेन खींचने का ऑप्शन होता है, चेन पुलिंग का ऑप्शन होता है, लेकिन कब? जब इमरजेंसी हो, जरूरत हो। बिना वजह आप चेन खींच के रोक देते हैं, यात्रियों को परेशानी होती है और इसी कारण ट्रेन लेट होती है, समय से चल नहीं पाती है। इन सब समस्याओं से जूझ रहा है रेलवे परिवहन। अब अगला कंसेप्ट ये है, अगली बात ये है कि रेलों के जाल के असमान वितरण के क्या कारण हैं? जो रेलों का जाल है, असमान वितरण के क्या कारण? असमान वितरण यानी कि कहीं कहीं पर तो रेल मार्ग है, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं है। तो क्यों नहीं है, उसी के कारण पूछे हैं। यहां से भी सीधा सवाल बन सकता है भाई, यहां से भी सीधा सवाल बन सकता है। रेलों के जाल के असमान वितरण के कारण बताइए। तो पहला क्या है? मैदानी भागों में निर्माण व लागत कम और आसान है। जो मैदानी भाग है, ठीक है। अब जैसे हम भारत की बात करें, सुन लो भैया ध्यान से, 1 मिनट की बात है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी में आपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा होगा। किस क्लास में पढ़ा था? 9th में या 10th में? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th। 10th के स्टूडेंट हो आप, 9th को भूले तो नहीं? क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसमें भारत को कितने प्राकृतिक भौगोलिक भागों में बांटा गया है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऊपर क्या है? ऊपर है हिमालय पर्वत। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे क्या है? चलो भैया भारत का नक्शा बनाओ, बनाओ जल्दी जल्दी सभी कॉपी में भारत का नक्शा। एकदम डिक्टो ना बने कोई बात नहीं, लेकिन बनाना है। ये जो भाग आएगा, जैसे कि ऊपर के भाग की हम बात करें, ये कौन सा भाग है? हिमालय पर्वत का भाग है। इसके नीचे से कौन सा भाग चालू हो जाता है भैया? उत्तरी मैदान। यहां क्या है? रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल। उसके बाद हम यहां से यहां तक की चर्चा करें, यह क्या है? तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश में भी ये क्या है? ये क्या है? पश्चिम तटीय भाग है, पश्चिम तट। ये क्या है? पूर्वी तटीय भाग है। ये क्या है? दक्षिण का पठार है। क्लियर हो रही है बात? तो क्या आप ये बताओ कि जो हिमालय का पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भागों में ट्रेन आसानी से चलाई जा सकती है? नहीं, ठीक है। मैदानी भागों में आसानी से चल सकती है क्योंकि निर्माण करना आसान है रेलवे का। रेल की पटरियां बिछाना, रेल मार्ग का निर्माण आसान है, लागत कम लगती है, कॉस्ट कम पड़ती है। ठीक, पर्वतीय भागों में निर्माण कठिन है और लागत अधिक होती है, इसलिए यहां पर आपको रेलवे की सुविधा उतनी नहीं दिखाई देगी, लेकिन मैदानी भागों में दिखाई देगी। तीसरा कारण समझना और रिलेट करना, अच्छे से समझना इसका पूरा कंसेप्ट कि मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, जिसके कारण रेलों का जाल बिछा हुआ है। मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, पॉपुलेशन डेंसिटी प्लेन एरिया में मैदानी भागों में ज्यादा है। क्यों है?
क्योंकि मैदानी भागों में कृषि कार्य अच्छे से हो सकता है। कृषि कार्य अच्छे से हो सकता है तो इंडस्ट्रीज भी डेवलप करी जा सकती हैं, उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि उद्योग धंधों को, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? किसी भी उद्योग को। यह है मैदान, ठीक। मैदान में क्या होगी भैया? खेती बाड़ी, ठीक है। उसके बाद खेती अच्छी होती है, इसलिए इंडस्ट्री यानी कि उद्योग लगाए जा सकते हैं, क्योंकि उद्योगों को कृषि से ही क्या मिलेगा? कच्चा माल मिलेगा। उद्योग डेवलप होंगे, इंडस्ट्री डेवलप होंगी तो जो अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, वो भी डेवलप होगा। सेवा क्षेत्र में क्या आते हैं? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, परिवहन व संचार के साधन। कनेक्टिविटी समझ में आई? परिवहन व संचार, बैंक, बीमा, ये सब किस में आते हैं? सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो यानी कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्र विकास करेंगे, तेज गति से आगे बढ़ेंगे, जनता को रोजगार मिलेगा। किसकी वजह से? मैदानी भाग होने की वजह से। इसलिए जनसंख्या ज्यादा कहां रहेगी? मैदानी भाग में रहेगी। जनसंख्या ज्यादा मैदानी भाग में रहेगी तो जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, तो ज्यादा जनसंख्या के लिए रेलवे भी ज्यादा चाहिए, और रेल जो है मैदानी भागों में आसानी से बनाई भी जा सकती है, रेल मार्ग, ठीक है। तो मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, जिसके कारण रेलों का जाल बिछा हुआ है। फिर मरुस्थलीय व पठारी भागों में औद्योगिक व कृषि कार्य विकसित ना होने के कारण, अब यहां पर क्या था? मरुस्थलीय भाग था भारत का, और उसके बाद पठारी भाग क्या था? यहां पर दक्षिण का पठार था, इसके ऊपर सेंट्रल प्लेट्यू था, ठीक। तो मरुस्थलीय व पठारी भागों में औद्योगिक व कृषि कार्य विकसित ना होने के कारण रेलों का घनत्व यहां हमें कम दिखाई देता है। ऑलराइट, चलिए अगली बात क्या है कि प्रशासकीय कारणों व सरकारी नीतियों के कारण भी रेलवे का विकास प्रभावित होता है। जरूरी नहीं कि हर एक मैदानी भाग में जहां सड़कें बिछाई जा सकती हो, रेल बिछाई जा सकती हो, रेल मार्ग बिछाया जा सकता हो, वहां होगी रेल मार्ग। क्यों? हो सकता है वहां सरकार की पॉलिसी अच्छे से काम ना करी हो, सरकार ढीली पड़ी हो। क्लियर? तो ये सारे कारण हैं आपके रेलों के जाल के असमान वितरण के। तीसरा प्रकार है सड़क परिवहन, स्थल परिवहन में पाइपलाइन। अब पाइपलाइन क्या होती है तो सुन लो भैया, समझ लो, नया कंसेप्ट है, मजेदार कंसेप्ट है। पहले क्या होता था? पहले शहरों में, उद्योगों तथा घरों में पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का उपयोग होता था, सिर्फ पानी पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब सुन लो, अब कच्चा तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस को शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों तथा ताप विद्युत गृह तक पहुंचाने के लिए भी पाइपलाइन बनाई जा रही है। आपके घर में पानी आता है, नल कनेक्शन होगा, नल की जो लाइन है, पाइपलाइन है, वो जमीन में ही बिछाई गई होगी, ठीक है। तो अभी तक तो सिर्फ पानी आता था, और हमारे घर में अभी भी पानी ही आता है, ना कोई तेल आता है, ना कोई गैस आती है, ठीक है। लेकिन शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों और ताप विद्युत गृहों तक कच्चा तेल, पेट्रोल व प्राकृतिक गैस को पहुंचाने के लिए अब पाइपलाइन का उपयोग किया जाने लगा है। इवन बड़े बड़े महानगरों की हम बात करें, मेगा सिटीज की बात करें, तो जो आपके घर में एलपीजी गैस आती है ना, जिससे खाना बनता है, इस तरीके का जो सिलेंडर होता है आपका, कुछ ऐसे ही सिलेंडर होता है ना, इसी में भर के गैस आती है, ठीक, ऐसे ही कुछ होता है एलपीजी गैस। तो भैया महानगरों में सिलेंडर नहीं पहुंचता है, पाइपलाइन के जरिए घर घर तक लिक्विड पेट्रोलियम गैस पहुंचाई जाती है, जिससे खाना बनता है। ना अब आपको सिलेंडर उठाने की जरूरत है, ना सिलेंडर के लिए नंबर लगाने की जरूरत है, ना किसी एजेंसी से कांटेक्ट करने की जरूरत है। सीधा गैस की पाइपलाइन आपके घर में कनेक्ट कर दी जाएगी, आपको जिस समय जितनी गैस यूज होनी है आप यूज करते रहेंगे, बात खत्म, ठीक। और किस फॉर्म में? ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पहुंचाया जाता है। जो सॉलिड फॉर्म में जो भी पदार्थ होते हैं उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर पहुंचाया जाता है, क्योंकि पाइप से तो चीजें बह के ही जाएंगी ना, तरल पदार्थ के रूप में ही जाएंगी, लिक्विड फॉर्म में ही जाएंगी,
ठीक है, तो ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है और फिर पहुंचाया जाता है। महत्वपूर्ण पाइपलाइन के जालों की हम बात करें कि भारत में पाइपलाइन के जाल कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो पहला है भैया असम से कानपुर तक, दूसरी पाइपलाइन बिछाई है गुजरात से जलंधर तक, और सबसे इंपॉर्टेंट पाइपलाइन का उदाहरण है गुजरात के हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक, जिसको हम हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन के नाम से जानते हैं, HVJ पाइपलाइन। H फॉर हजीरा, V फॉर विजयपुर, J फॉर जगदीशपुर। ठीक है, यह है HVJ पाइपलाइन। चलिए आगे की बात करते हैं, पाइपलाइन परिवहन के लाभ क्या क्या हैं। पाइपलाइन परिवहन के लाभ हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, चलिए समझते हैं इसको। तो पाइपलाइन द्वारा शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ गैस, खनिज तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। क्या बताया गया है कि पाइपलाइन द्वारा शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ साथ गैस, खनिज तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। समय की बचत होती है, यानी कि बीच में किसी भी ट्रांसपोर्टेशन की हमें जरूरत नहीं है कि भाई जैसे मान लो कि पेट्रोलियम पदार्थ है और रेल मार्ग के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। बड़े बड़े रेलवे के टैंक आपने देखे होंगे, मतलब टैंक वाली ट्रेन भी देखी होगी आपने। ठीक है, उसमें क्या भरा होता है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये सब भरे होते हैं। तो अब उसकी जगह पाइपलाइन से पहुंचाई जाएगी वो क्या बोलते, कोई भी क्रूड ऑयल हो या गैस हो या जो भी हो। ठीक है, तो जिससे समय की बचत होगी, बीच की चोरी और बर्बादी को रोका जा सकता है, और पाइपलाइन बिछाने की लागत तो अधिक है। मतलब जब एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन बिछाई जाती है तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, लेकिन इसको चलाने की लागत कम है, यानी कि इसको यूज करने की लागत कम है। ऑलराइट, तो ये हो गए आपके पाइपलाइन परिवहन के लाभ। क्लियर है कहानी, क्या कहते हो, चला जाए आगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगली कहानी क्या सुनने को मिलती है। 2 पॉइंट और है इसमें। पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है। रेलों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता है, क्योंकि अब रेलों की जगह पाइपलाइन के माध्यम से सप्लाई करी जाएगी। दूसरा हम पढ़ते हैं परिवहन का प्रकार, जो है जल परिवहन, वाटरवेज। ठीक है, अब जल मार्ग के द्वारा यात्रा करेंगे अपन। तो जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, ये बात याद रखना। दूसरा, स्थूल व भारी सामान को ले जाने में सहायक है, ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण के अनुकूल होता है। जल में यात्रा हो रही है भाई, किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, फिर विदेशी व्यापार भारतीय तटों पर स्थित पत्तनों के द्वारा किया जाता है। पत्तन का मतलब क्या होता है, पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। पत्तन का मतलब क्या होता है, बंदरगाह। तो भैया भारत के हम समुद्री मार्ग की चर्चा करें। ठीक, यहां क्या है, अरब सागर, यहां क्या है, हिंद महासागर, और यहां क्या है, बंगाल की खाड़ी। यानी कि भारत का जो निचला हिस्सा है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और यहीं पर आपको मिलेंगे भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह, जहां से समुद्री मार्ग से व्यापार संभव होता है, विदेशी व्यापार संभव होता है। तो भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। यानी कि अगर हमें जलमार्ग के द्वारा भारत में एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाना हो, अंदर ही अंदर जाना हो, तो वो कितना है, 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,600 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। ये बात हो गई जल परिवहन की। अब हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग, यानी कि नेशनल वाटरवेज की।
नेशनल वाटरवेज, जैसे हमने राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात करी थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग कि भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग है, नेशनल वाटरवेज है, ठीक है, NW। क्लियर? तो निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अब मैप में देखना है कौन सा जलमार्ग कहां पर है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग किस किस के बीच में है? हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में है। कौन सा है? गंगा जलमार्ग, जो कितना लंबा है? 1620 किलोमीटर, जिसको हम क्या कहेंगे? NW1 कहेंगे। क्या कहेंगे? NW1, नेशनल वाटरवे 1 कहेंगे। कहां है नेशनल वाटरवे? कहां है गंगा नदी? कहां है गंगा नदी? खोजो भैया। ये है भाई गंगा नदी, ये देखो भाई, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1। दूसरा है सादिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी, NW2, नेशनल वाटरवे 2, ब्रह्मपुत्र नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 2, ब्रह्मपुत्र नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 2। तीसरा, केरल में पश्चिम तटीय नहर, केरल, आ जाओ भाई केरल, ये है भैया इधर केरल, पश्चिम तट वाहिका कोट्टापुरम से कोल्लम तक, यहां से यहां तक, ठीक है। उद्योग मंडल तथा चंपककारा नहरें 205 किलोमीटर लंबा है ये, इसको क्या कहेंगे? नेशनल वाटरवे 3, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 3। ये कहां मिलेगा? ये है भाई आपका राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 3। क्लियर है यहां तक की कहानी? चलिए आगे की देखें भाई, और कौन कौन से जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। हाँ, पीछे ही जाना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो अगला कौन सा है? काकीनाडा और पुडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार। देखो भैया, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 ये है भैया काकीनाडा नहर, ठीक, मिल गई भैया। ये है कृष्णा नदी और गोदावरी। उसके बाद मातई नदी NW5 को ढूंढना है अब हमें। NW4 हमें मिल चुका है। मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटी नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार NW5 कहां है? यह है राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 5। क्लियर? यहां तक की कहानी क्लियर है? राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 5। तो ये हो गए आपके 5 राष्ट्रीय जलमार्ग। क्लियर? ये है आपका NW1, NW2, NW3, NW4, NW5। क्लियर कहानी यहां तक की? चला जाए फिर आगे, क्या कहते हो? क्या कहते हो भाई? चले फिर आगे, तो जल्दी से चेक करके बता दो कि बराबर से लाइक शेयर सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो सबसे पहला काम ये कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि सारी चीजें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है। ऑलराइट, चलिए चलते हैं आगे। चलिए अब हम जानते हैं प्रमुख समुद्री पत्तन के बारे में। समुद्री पत्तन यानी कि समुद्री बंदरगाह जहां पर जहाज आकर रुकते हैं, ठीक है। तो भारत में टोटल कितने समुद्री पत्तन हैं या बंदरगाह हैं, उनकी जानकारी हम जानेंगे और साथ ही साथ भारत की तटीय रेखा के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि समुद्री पत्तन या बंदरगाह कहां पर बनाए जाएंगे? जहां पर भारत की तटीय रेखा होगी। तटीय रेखा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? समुद्र का किनारा भैया। और किसे कहेंगे? तो भारत में समुंदर कहां कहां देखने को मिलता है आपको? जल्दी से बताओ, समुंदर कहां कहां देखने को मिलता है आपको? भारत का जो निचला हिस्सा है वहां क्या है? समुंदर है। इस तरफ क्या मिलेगा आपको? अरब सागर मिलेगा। इस तरफ क्या मिलेगा? बंगाल की खाड़ी मिलेगी भाई, ठीक। और इस तरफ क्या मिलेगा? किस तरफ? सबसे नीचे हिंद महासागर होगा।
क्लियर है कहानी? ठीक है, चलिए। तो भारत के 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ कितनी लंबी है भारत की समुद्री तटरेखा? 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, जिसके साथ 12 प्रमुख, ध्यान से सुनिएगा, 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। 12 प्रमुख बंदरगाह हैं और 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। हम चर्चा करेंगे आज 12 प्रमुख बंदरगाहों की। ये प्रमुख पत्तन देश का, अब ये बात ध्यान से सुनना भाई, ये प्रमुख पत्तन यानी कि जो प्रमुख 12 बंदरगाह हैं हमारे, वो 95% विदेशी व्यापार का संचालन करते हैं हमारे भारत देश का। यानी कि हमारे भारत देश का 95% विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार जल मार्ग से होता है, जल परिवहन के माध्यम से होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ऑलराइट, चलिए चलते हैं आगे। अब देखें, भारत के प्रमुख पत्तन की बात करते हैं कि वो 12 प्रमुख पत्तन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को मैप में दिखाई दे रहा है और अभी मैंने मैप बना के भी आपको समझाया था कि भारत की समुद्री तटीय रेखा कहां पर है। ये क्या है भाई? भारत की समुद्री तटीय रेखा। ठीक है भाई, मेरे साथ साथ आपको भी कॉपी में बनाना है, प्रैक्टिस करनी है भाई मैप की। ये हो गई आपकी भारत की समुद्री तटीय रेखा। ठीक, ये रहा आपका अरब सागर, ये रही आपकी बंगाल की खाड़ी और यहां पर आपको मिलेगा हिंद महासागर। ये जो एरिया है ये कौन सा है? हिंद महासागर का है। अब ये जो पार्ट है इस तरफ का, वो कौन सा है भाई? कौन सी दिशा की तरफ है? पश्चिम दिशा की तरफ है। ठीक, ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। ये कौन सी दिशा है? जाहिर सी बात है पूर्व दिशा होगी ये। ठीक है, तो भारत को 2 घाटों में बांटा गया है। ये हो गया आपका पश्चिमी घाट और ये हो गया आपका पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट की तरफ कौन से पत्तन है और पूर्वी घाट की तरफ कौन से पत्तन है, इनको हम देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी घाट के प्रमुख पत्तन, सबसे पहले हम वेस्ट साइड के देखेंगे। पहला है कांडला। कांडला बंदरगाह है, जिसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। गुजरात में स्थित है। और भाई इसकी विशेषता सुनो, स्वतंत्रता के बाद, यानी कि भारत जब आजाद हुआ था, स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला पत्तन यह एक ज्वारीय पत्तन है। स्वतंत्रता के बाद पहला विकसित पत्तन है और ज्वारीय पत्तन है। ठीक, कहाँ है भाई कांडला बंदरगाह? ये रहा कांडला बंदरगाह, ये मिल गया भैया गुजरात में। दूसरा कौन सा है? मुंबई पत्तन। मुंबई पत्तन कहाँ मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में मिलेगा। महाराष्ट्र में स्थित सबसे बड़ा पत्तन है मुंबई पत्तन। ये है भाई मुंबई बंदरगाह। ये रहा आपका इधर पर मुंबई बंदरगाह। फिर है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है और इसका विकास मुंबई पत्तन से हुआ है। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया। ये रहा आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्या है? मार्मागाओ। मार्मागाओ कहाँ है भैया? मार्मागाओ पत्तन ये है गोवा में। कैसे याद रखोगे? मार्मागाओ गोवा, गाओ गोवा। ठीक, मार्मागाओ पत्तन गोवा में स्थित है और लौह अयस्क के 50% निर्यात यहां से किया जाता है। कहां से? गोवा से। फिर है, चलो भाई लोकेशन देख लेते हैं। मार्मागाओ कहाँ देखी थी हमने? ये रहा मार्मागाओ, जो कि कहाँ है? गोवा में स्थित है। क्लियर? अब अगला कौन सा है? न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में है। न्यू मंगलौर कर्नाटक में है और कुद्रेमुख की खान से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ढूंढ लेते हैं भाई न्यू मंगलौर। ये रहा आपका न्यू मंगलौर बंदरगाह। कहाँ है? कर्नाटक में।
उसके बाद कौन सा है, कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह केरल में लेगून के मुहाने पर स्थित ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह, ये रहा आपका कोच्चि बंदरगाह। क्लियर। तो कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, मार्मागांव गोवा, न्यू मंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल में। ऑलराइट, चलिए अब आगे की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, और मेरे साथ साथ आपको अपनी कॉपी में प्रैक्टिस भी करनी है मैप बना के। अब पूर्वी घाट के पत्तन की बात करते हैं। ये तो हो गए भाई पश्चिमी घाट के। अब पूर्वी घाट के पत्तन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है यहाँ पर तूतीकोरन पत्तन, तमिलनाडु में स्थित है, और ये कृत्रिम पत्तन है, प्राकृतिक पत्तन नहीं है। तूतीकोरन कहाँ है, तमिलनाडु में है। उसके बाद है चेन्नई पत्तन, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में है, और ये भी कृत्रिम पत्तन है। अगला कौन सा है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, और सबसे गहरा पत्तन है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सबसे गहरा पत्तन। फिर क्या है, फिर है अगला पारादीप बंदरगाह। पारादीप पत्तन या पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, और लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। अब इन सब की हम लोकेशन देख लेते हैं। देखो भैया, ये रहा आपका तूतीकोरन, ये रहा आपका चेन्नई, ये रहा विशाखापट्टनम, और ये रहा पारादीप। ऑलराइट, नेक्स्ट और कौन कौन से पत्तन बचते हैं, अभी तो और भी बचेंगे भाई। अभी पूर्वी घाट के पूरे पत्तन कहाँ हुए हैं, पूरे पत्तन अभी नहीं हुए हैं। चलिए अगला कौन सा है, कोलकाता पत्तन या कोलकाता पत्तन, पश्चिम बंगाल में स्थित है, अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है। अगला है हल्दिया पत्तन। हल्दिया पत्तन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, कोलकाता पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए बनाया गया। यानी कि कोलकाता और हल्दिया दोनों कहाँ पर हैं, पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। ऑलराइट, चलिए तो देख लेते हैं इसको भी हम मैप में। ये रहा आपका कोलकाता पत्तन, और ये रहा आपका हल्दिया पत्तन। चलो भैया गिनो अब इनको। कांडला 1, मुंबई 2, जवाहरलाल नेहरू 3, मार्मागांव 4, न्यू मंगलोर 5, कोच्चि 6, तूतीकोरन 7, चेन्नई 8, विशाखापट्टनम 9, पारादीप 10, उसके बाद हल्दिया 11, कोलकाता 12। 12 प्रमुख पत्तन की बात हुई थी। ये रहे आपके 12 प्रमुख पत्तन। ऑलराइट, याद रहेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जाएगा, एक खाली मैप दे दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि भैया पारादीप बंदरगाह बता दो, कांडला बंदरगाह बता दो। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पारादीप कहाँ है, कांडला कहाँ है, या कोई भी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। फिर भारत के नक्शे में उस राज्य की स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये पता है मतलब आपका आंसर बन गया। क्लियर। चलिए हाँ, अब हम बात करेंगे परिवहन के तीसरे साधन वायु परिवहन की। स्थल परिवहन, जल परिवहन, इनकी हम बात कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एयरवेज को, वायु परिवहन को, जो तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। क्या क्या कहा गया है, तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। ठीक, तीव्रतम क्यों, क्योंकि हम आसानी से बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है। अति दुर्गम स्थानों, अति दुर्गम स्थान यानी कि जहां पर पहुंचना आसान ना हो, कठिनाई वाला रास्ता हो, जैसे कि पहाड़ों पर, या फिर समुद्र को पार करना हो, नदी वाला मार्ग पार करना हो, कठिन रास्ता है, उबड़ खाबड़ मार्ग हो। ठीक है, तो अति दुर्गम स्थान जैसे कि ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल व लंबे समुद्री रास्तों को पार करने के लिए क्या है, ये लाभदायक है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए काफी सहायक है। जो देश के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ठीक, ये है अपना उत्तर, ये है अपना पूर्व, और ये है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक है, यहां पर पहुंचना आसान नहीं होता, पहाड़ी इलाका है। ठीक है, तो देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए काफी सहायक है।
सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया या रेस को नेशनलाइजेशन कब किया गया, आप क्या बता देंगे? 1953। ऑलराइट, क्लियर। अब देखो, एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं जबकि इंडियन एयरलाइंस घरेलू सेवाएं प्रदान करती है। हमने बात करी थी दो प्रकार के जो है वायु परिवहन है, एक तो आंतरिक और एक है अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय, क्लियर। तो एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया विमान सेवा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, और इंडियन एयरलाइंस आपको क्या प्रोवाइड कराती है? आंतरिक वायु परिवहन। यानी कि आपको अगर हमारे देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको भोपाल से कहाँ जाना है भैया? मुंबई जाना है, फ्लाइट से जाएंगे, ठीक है, तो आप एयर इंडिया की सेवा इंडियन एयरलाइंस की सेवा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको भोपाल से दूसरे देश जाना है तो आप एयर इंडिया की सहायता ले सकते हैं, क्लियर। और वायु परिवहन का उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ है भाई? प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए बहुत सुविधाजनक है। अब जैसे बाढ़ आ गई कभी कहीं, तो क्या करेंगे? कैसे जाएंगे? वायु परिवहन के माध्यम से वहां जा सकते हैं, वहां के लोगों को उस कठिनाई भरे इलाके से हम वापस निकाल सकते हैं, आपदा से हम बाहर निकाल सकते हैं उनको, उन तक हम सामग्री पहुंचा सकते हैं। किसके द्वारा? वायु परिवहन के द्वारा। ऑलराइट, क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वायु परिवहन की क्या क्या विशेषताएं हैं, बता देंगे आप? ऑलराइट, ऑल क्लियर, ऑल सेट। तो जल्दी से चेक करके बता दो भैया, बराबर से लाइक शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं हुआ है तो सबसे पहला काम आपको कर देना है क्या? लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सारी चीजें आपको यहां मिलने वाली है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, अब हम वायु परिवहन की समस्या के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छाइयां विशेषताओं की चर्चा तो हमने कर ली, लेकिन कुछ ना कुछ समस्या तो होगी ही, हर एक चीज में होती है। तो वायु परिवहन के साथ भी ऐसा है। अब आप ये बताओ कि जहां आपको 10 से 12 घंटे लगते हैं कहीं पहुंचने में, अगर आप सड़क मार्ग से जाते हैं या सड़क मार्ग में बस से जाते हैं या ट्रेन से जाते, किसी से भी, वहीं आप 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। किससे? वायु मार्ग से। तो भैया जहां समय कम लगेगा तो पैसा तो ज्यादा लगेगा ना। जहां समय ज्यादा लग रहा है तो पैसा कम लग रहा है। समय कम यानी कि पैसा ज्यादा, इसलिए वायु परिवहन सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, महंगा साधन है। जहां ट्रेन की टिकट आपको मान लो 500 रुपए में मिल जाएगी, मान लो, और वहीं वायु परिवहन में आपको कितने में मिलेगी? 5000 रुपए में मिलेगी। तो महंगा साधन तो है, सभी उसका सहारा नहीं ले सकते। मौसमी परिस्थितियों से जल्दी प्रभावित होता है। मौसम में जैसे ही परिस्थितियां बिगड़ती हैं, सबसे पहले प्रभावित होता है वायु परिवहन। ऑलराइट, ये है इसके सामने समस्याएं। वायु परिवहन के इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि वायु परिवहन का महत्व क्या है। चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक आरामदायक साधन है, बहुत आराम मिलता है इसमें, आराम से चले जाओ उड़ते उड़ते। सभी साधनों के मुकाबले तेज है, जल्दी पहुंच जाते हैं। दुर्गम स्थानों के लिए उपयुक्त है, पहाड़ी इलाकों पर जाना है, समुद्री रास्ते को पार करना है, उपयुक्त है। कम समय में दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है, बिल्कुल सही। और बॉर्डर पर सेना के रखरखाव व भोजन की सामग्री हेतु ये महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया वायु परिवहन का महत्व। अब हम बात करते हैं कि आखिर भारत में कौन कौन से हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट्स हैं। ठीक, भारत के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, भारत के प्रमुख एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं, समझें इसको, क्या कहते हो, समझें। चलिए, तो देखें भारत के प्रमुख हवाई अड्डे, हम शुरुआत करेंगे भारत में ऊपर से। यह है आपकी उत्तर दिशा, यह है आपकी पश्चिम दिशा। भाई मेरे साथ जल्दी से कॉपी में मैप बनाओ फटाफट। हमेशा बोलती हूँ कि जब भी क्लास में आप बैठें, कॉपी पेन पेपर पेंसिल रबर सब लेके बैठें, ठीक है। खाली हाथ नहीं बैठना है कि आराम से बिस्तर में लेटे हैं और आराम से वीडियो चल रहा है मोबाइल में, बस ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है।
प्रॉपर टेबल पर बैठना है, जैसे पढ़ाई होती है वैसे ही हर एक ऑनलाइन क्लास को अटेंड करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक, ये है आपकी पूर्व दिशा, ये है आपकी दक्षिण दिशा। ठीक है, चलिए दिशाएं तो क्लियर हो गई। अब देखो पहला हवाई अड्डा कौन सा है? राजा सांसी हवाई अड्डा अमृतसर में है। ढूंढो भैया राजा सांसी हवाई अड्डा, राजा सांसी हवाई अड्डा अमृतसर, यानी कि कमेंट आना चाहिए अमृतसर कहाँ है, किस राज्य में अमृतसर? पंजाब में। ऑलराइट, चलिए एक हो गया। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा खोजो मैप में कहाँ दिखाई देता है? भारत का मैप सभी ने बनाया ना अपनी कॉपी पर, सभी ने बनाया है? बताओ भाई जल्दी से, सभी ने बनाया कि नहीं बनाया? देखो भाई, बार बार प्रैक्टिस करोगे सब बनेगा। ठीक, मैं इसलिए बना रही हूं ताकि मेरे साथ साथ आप भी टाइम के साथ साथ बनाएं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलिए, खोजा सभी ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का मतलब क्या है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से आपको दूसरे देश जाने के लिए भी फ्लाइट मिलेगी। क्लियर हो रही है कहानी? ठीक, चलिए खोजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, ये मिल गया भैया दिल्ली। ठीक, अगला कौन सा है? छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई, छत्रपति शिवाजी ये है भैया मुंबई। नेक्स्ट मीनमक्कम हवाई अड्डा चेन्नई में, मीनमक्कम हवाई अड्डा चेन्नई में। आ जाओ भाई और नीचे साउथ की तरफ, ये है मीनमक्कम चेन्नई में। अगला नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये मिल गया भैया। अगला राजीव गांधी बंदरगाह, सॉरी राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद, हैदराबाद ढूंढो भाई, ये उड़ रही है फ्लाइट हैदराबाद। ऑलराइट, क्लियर? तो देखो भाई, अमृतसर पंजाब में राजा सांसी हवाई अड्डा, दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, उसके बाद मुंबई में छत्रपति शिवाजी, हैदराबाद में राजीव गांधी हवाई अड्डा, मीनमक्कम चेन्नई में है, और कोलकाता में कौन सा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। क्लियर है इतनी बात? लोकेशन क्लियर है? कौन सा हवाई अड्डा कहाँ है और वो जगह कहाँ है भारत के नक्शे में, इतना आपको याद रखना है। कैसे याद होगा? प्रैक्टिस से। मैप की प्रैक्टिस आपको बार बार करनी ही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब ये बताओ, ये मैंने इसलिए नहीं मिटाया, अब बताओ, मैं उंगली रखूंगी यहाँ पे और आपको बताना है कि ये कौन सा हवाई अड्डा है। बताओ भाई, नंबर दे दें क्या इसको? नंबर दे दें? चलो भाई, नंबर 1 पर कौन सा हवाई अड्डा है? कमेंट आना चाहिए, तेजी से कमेंट आना चाहिए। यहां मैं नंबर 1 बोलूंगी और उधर आपका कमेंट आ जाना चाहिए। चलिए नंबर 2, कमेंट सभी का आएगा, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक, 2 क्लियर? चलिए नंबर 3 आया याद? चलिए नंबर 4 आया याद? क्या है भाई यहाँ पर पूर्व की तरफ क्या है? कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? कौन सा हवाई अड्डा है? किसी नेताजी के नाम पर है? जल्दी से कमेंट आना चाहिए। नंबर 5, नंबर 5 जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ पर भी कोई गांधी है क्या नंबर 5 में? इंदिरा गांधी की राजीव गांधी बताना है जल्दी से। और ये है नंबर 6। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि 1 2 3 4 5 6 इन नंबर पर कौन सा हवाई अड्डा है। ऑलराइट, चले आगे। चलिए अब हम बात करते हैं भारत में संचार सेवाओं की, कम्युनिकेशन की, जो कि क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अभी हमने सिर्फ परिवहन की चर्चा करी है, संचार की बात बाकी है। तो संचार के साधन कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। संचार के साधन तो भारत में टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्में, टेलीफोन आदि द्वारा निजी दूरसंचार और जन संचार की सुविधा उपलब्ध है। क्या बताया गया है कि भारत में टेलीविजन, रेडियो, प्रेस यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है, जैसे अखबार छपते हैं, किताबें छपती हैं, मैगजीन छपती हैं, जर्नल छपते हैं। ठीक है,
टेलीफोन आदि द्वारा निजी दूरसंचार और जनसंचार की सुविधा उपलब्ध है। अब निजी दूरसंचार और जनसंचार, इनमें क्या अंतर है, समझ लेते हैं इसको। निजी संचार की हम बात करें तो कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। क्या कहा गया है कि कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में क्या क्या है? रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार और मैगजीन। ठीक, ये याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में पूछा जाता है कि इनमें से पहली श्रेणी की डाक कौन सी है, द्वितीय श्रेणी की डाक कौन सी है। ठीक, फिर है बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग भी बनाए गए हैं। दूर संचार के क्षेत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे एशिया महाद्वीप में दूर संचार के मामले में, टेली कम्युनिकेशन के मामले में भारत का नंबर है पहला। अब हम बात करेंगे जनसंचार। ठीक है, जनसंचार, जनसंचार के मतलब जनसंचार में वे साधन आते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल हो, जिससे पूरी पब्लिक को इंफॉर्मेशन दी जाती हो। ठीक है, अब बात हमने करी थी निजी संचार की। ठीक, निजी संचार में क्या आ रहा है? आप कार्ड आ रहे हैं, लिफाफे आ रहे हैं। ठीक है, कोई बुक आपके लिए कोई भेज रहा है, रजिस्टर्ड पैकेट आपके लिए कोई भेज रहा है, तो वो किसके लिए भेज रहा है? सिर्फ आपके लिए भेज रहा है। ठीक है, उसमें सिर्फ आपका ही नाम रहेगा, आपके पड़ोसी का नाम नहीं रहेगा, आपके पूरे गांव या शहर का नाम नहीं रहेगा कि पूरे शहर वालों के लिए वो चिट्ठी भेजी गई है। ठीक है, पूरे शहर वालों के लिए कोई इंफॉर्मेशन भेजनी होगी तो जनसंचार के साधनों का सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, जिसको ब्रॉडकास्ट किया जा सके। देखें तो लगभग 100 से अधिक भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं। जी हाँ, भारत में 100 से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग समाचार पत्र को छापने में किया जाता है। मनोरंजन के तो समाचार पत्र क्या हुआ? समाचार पत्र सबके लिए उपलब्ध है, सभी पढ़ सकते हैं उसको, तो क्या हुआ? जनसंचार का साधन हुआ, सभी के लिए है। मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषयों में जानकारी देता है। भारत व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड करता है। जब कोई भी मूवी आती है मार्केट में, ठीक है, उसके पहले, रिलीज होने के पहले उसको केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के द्वारा ऑथेंटिकेट किया जाता है, उसको पूरा देखा जाता है। और अगर कोई डायलॉग या कोई सीन उनको अनुचित लगता है, गलत लगता है, तो उनको सेंसर करने की बात करते हैं, उसको काट देने की बात करते हैं कि भाई ये चीज इससे हटनी चाहिए। उसके बाद फिर फिल्म को दोबारा से तैयार यानी कि दोबारा से उसको मर्ज किया जाता है, वो सीन काटे जाते हैं। उसके बाद फिर वो फिल्म रिलीज होती है। ऑलराइट, और फिर हम तक पहुंचती है। आकाशवाणी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। आकाशवाणी की बात हो रही है तो आकाशवाणी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में, नेशनल लेवल की लैंग्वेज में भी, क्षेत्रीय लेवल की लैंग्वेज में भी और लोकल लेवल की यानी कि स्थानीय भाषा में भी देश के विभिन्न भागों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। तो ये सब क्या है? ये हैं आपके जनसंचार के साधन। अब एक सवाल आ सकता है कि आखिर जनसंचार के साधनों से क्या लाभ होते हैं? ऑलराइट, जनसंचार के साधनों से क्या लाभ हैं? तो पहला लाभ यह है कि यह स्वस्थ मनोरंजन करता है। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जागरूक करता है। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई न्यूज़ देखते हैं या हम रेडियो सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, तो हमें क्या पता लगता है कि हमारे देश की सरकार हमें कौन से कार्यक्रम हमारे लिए बना रही है, देश में क्या चल रहा है, कौन सी योजनाएं हमारे लिए बना रही है। ठीक, ज्ञानवर्धक है, बिल्कुल है, नॉलेज भी मिलता है। खेल संबंधी कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। क्रिकेट देखते हैं आप, फुटबॉल देखते हैं आप, ओलंपिक गेम्स देखते हैं आप, एशियन गेम्स देखते हैं आप, कॉमनवेल्थ गेम्स देखते हैं आप, जो भी खेल खेले जाते हैं उन सब को जो है प्रसारित किया जाता है। क्लियर? किनके द्वारा? जनसंचार के साधनों के द्वारा। दूरदर्शन राष्ट्रीय समाचार और संदेश का माध्यम भी है। दूरदर्शन क्या है भाई? दूरदर्शन शब्द का अर्थ समझते हैं क्या आप? दूरदर्शन, जिसके दूर से ही दर्शन हो। ठीक है, एक मूवी आपकी टीवी में चल रही है कोई सी, लेकिन क्या वो जस्ट आपके सामने चल रही है, उसकी शूटिंग आप सामने देख रहे हो? नहीं,
दूर कहीं दूर उसकी शूटिंग हुई होगी और उसका चलचित्र आपको टीवी में दिखाई दे रहा है। तो दूरदर्शन, दूरदर्शन, दूर मतलब टेली, दर्शन मतलब विजन, टेलीविजन यानी कि टीवी। क्लियर हो रही है बात? चलिए अब है अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। क्या है इंटरनेशनल ट्रेड? बताओ भाई, कोई बताएगा? सबसे पहले व्यापार को समझ लेते हैं कि आखिर व्यापार क्या होता है, फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को समझेंगे। ठीक, तो राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है, यानी कि वस्तुओं का लेन देन। आपको कोई सामान चाहिए, आप गए दुकान पे किसी की, उस व्यापारी ने आपको सामान दे दिया, आपने उसको पैसे दे दिए, क्या है? व्यापार है, लेन देन है। तो राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। और अब व्यापार के घटक कौन से हैं? व्यापार के घटक कौन से हैं? आयात और निर्यात। व्यापार के घटक के रूप में हम किसे जानते हैं? आयात और निर्यात को जानते हैं। अब आयात क्या कहलाता है? आयात क्या कहलाता है? जब हम किसी दूसरी कंट्री से कुछ सामान मंगाते हैं या दूसरे राज्य से कुछ सामान मंगाते हैं तो वो क्या है? आयात यानी कि इंपोर्ट। ठीक, जब हम सामान मंगाते हैं, ठीक, फिर जब हम किसी को कुछ सामान भेजते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। यहां हम सामान भेज रहे हैं, आयात में हम सामान मंगा रहे हैं। ऑलराइट, और अगली बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है? कि आयात व निर्यात का अंतर, आयात व निर्यात का अंतर देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अब व्यापार संतुलन क्या होता है? यहाँ पर व्यापार संतुलन क्या होता है? जैसे कि मान लो भारत ने कुछ सामान अपने यहां मंगाया, यानी कि आयात करवाया, ठीक है, और अमेरिका को निर्यात किया, लेकिन अमेरिका से ज्यादा सामान मंगा लिया और निर्यात कम किया। अब ज्यादा सामान मंगाया तो हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी और कम सामान निर्यात किया तो हमें पैसे कम मिलेंगे उस देश से, तो संतुलन बिगड़ गया। लेकिन वहीं आयात और निर्यात दोनों बराबर होते तो वो संतुलित व्यापार कहलाता। किस पर डिपेंड है? आयात और निर्यात के अंतर पर डिपेंड है। ऑलराइट, चलिए चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार की, इंटरनेशनल ट्रेड। तो दो या दो से अधिक देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल की बात है, यानी कि अब कई सारे देश शामिल होंगे। तो जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान हो तो उसे क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। और देश का 95% व्यापार, कितना? 95% व्यापार समुद्री मार्गों के द्वारा होता है। अभी हमने बंदरगाह पढ़े थे, ठीक है, बंदरगाह में मैंने आपको यही बात बताई थी कि भारत का जो समुद्री मार्ग है वहां से कितना व्यापार होता है, कितना विदेशी व्यापार होता है? 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा ही होता है। ऑलराइट, और सभी देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं। क्यों? क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, इस बात पर याद रखना। दुनिया के देश आपस में व्यापार क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक चीज हर एक जगह नहीं पाई जाती। कुछ चीजें भारत में पाई जाती, कुछ अमेरिका में, कुछ रूस में, कुछ चाइना में, कुछ ब्रिटेन में, ठीक है, लेकिन सारी चीजों की जरूरत तो सबको है। क्लियर हो रही है बात? तो सब एक दूसरे से सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, सबकी पूर्ति होती है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब कुछ टर्मिनोलॉजी दी है हमें 3 तरीके की। व्यापारी किसे कहते हैं? तो भैया सुन लो ध्यान से कि जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। क्या कहा गया है? जो व्यक्ति उत्पाद को, किसी प्रोडक्ट को परिवहन के माध्यम के द्वारा, यानी कि ट्रांसपोर्ट के द्वारा, बस से, ट्रक से, रेल से, वायुयान से, समुद्री मार्ग से, किसी से भी उपभोक्ताओं तक यानी कि कंज्यूमर तक पहुंचाते, उन्हें क्या कहा जाएगा? व्यापारी कहा जाएगा। अब अगली बात है यहां पर व्यापार संतुलन की। व्यापार संतुलन कैसे कहा जाएगा? तो किसी देश के आयात मूल्य तथा निर्यात मूल्य का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। अभी मैंने बताया अगर आयात ज्यादा है निर्यात से,
ठीक है, आयात निर्यात से ज्यादा है तो क्या होगा? व्यापार असंतुलन, व्यापार असंतुलन होगा। ठीक, लेकिन आयात और निर्यात अगर बराबर हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो होगा भैया संतुलित व्यापार। क्लियर? चलिए, असंतुलित व्यापार की बात हो गई कि निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक होगा तो असंतुलित व्यापार होगा। व्यापार संतुलन क्या होगा? किसी देश के आयात मूल्य और निर्यात मूल्य का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। अगर बराबर हैं दोनों चीजें तो संतुलित व्यापार है। क्लियर? चलिए, अब इन दोनों में अंतर क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार में क्या अंतर है? चलिए इसको समझ लेते हैं। यहां से सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि जहां अंतर की बात आती है तो एक ना एक अंतर तो आपको आएगा ही। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल यहां से आपसे पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच होता है। कैसे? दो देशों के बीच। लेकिन स्थानीय व्यापार गांव, कस्बों या शहरों के बीच ही होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता है, जबकि स्थानीय व्यापार छोटे पैमाने पर, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही होना है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा तो फॉरेन करेंसी का आदान प्रदान होगा, विदेशी मुद्रा आएगी जाएगी। और स्थानीय व्यापार में क्या होता है कि देश की पूंजी उसी देश में ही रहती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पूरे लोक हित में आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, लेकिन स्थानीय व्यापार में क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति ही होती है। ये हो गए आपके अंदर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें फिर आगे। चलिए, अब एक सवाल आया है, काफी चीजें हमने जान ली है। जो अपना चैप्टर का टाइटल है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिनमें हमने परिवहन और संचार को पढ़ा है। तो परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्यों कहा जाता है? अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहने के क्या कारण हैं? समझें इसको। चलिए, पहला पॉइंट क्या है कि परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधन एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक यानी कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। कैसे? आपने कोई सामान किसी से मंगाया, उसको क्या करोगे? कॉल करोगे। कॉल करना यानी कि संचार हो गया। फिर वो व्यक्ति आपको सामान भेजेगा। कैसे भेजेगा? आप पर्सन ए हो, आपने पर्सन बी को कॉल किया। ठीक, आपने इसको कॉल किया, वो क्या भेजेगा आपको? आप बोलोगे उसको कि हमें ये सामान चाहिए, भेजेगा वो। कैसे भेजेगा? परिवहन के माध्यम से भेजेगा। फिर वो आपको कॉल कर देगा कि भैया मैंने फलाने फलाने उससे वाहन से आपके लिए सामान भेज दिया है। ठीक है, तो दोनों चीजें आ रही हैं एक काम में। फिर देश विदेश के दूर स्थित इलाकों को एक दूसरे से मिलाते हैं। बिल्कुल, परिवहन के माध्यम से ही हम दूसरे इलाकों तक घूमने के लिए जा सकते हैं, किसी काम के लिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिला है। विदेशी मुद्रा की हमें प्राप्ति होती है। इससे जीवन आरामदायक और सुविधापूर्ण हो जाता है और सारा देश आपातकाल में एक साथ हो जाता है, एकजुट हो जाता है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में इसको हम कैसे समझ सकते हैं? टूरिज्म एज अ ट्रेड। चलिए समझते हैं इसको। तो लगभग 150 लाख लोग पर्यटन व्यवसाय में लगे हुए हैं। कितने? 150 लाख लोगों को पर्यटन यानी कि टूरिज्म रोजगार दे रहा है। पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। ठीक, वह स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों का विकास भी करता है। भारत की कला, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों से विदेशी लोगों को परिचित कराता है। जो हमारे भारत देश की संस्कृति है, ऐतिहासिक कला है, हमारे स्मारक है, मॉन्यूमेंट्स हैं, लोग आते हैं देखने के लिए। एक व्यापार के रूप में काम करता है। ठीक है, और दुनिया भर से विदेशी नागरिक भारत आते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को इससे फायदा होता है। पर्यटन के कुछ नए रूपों की भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि विरासत पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, पारी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन। यानी कि जरूरी नहीं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ घूमने के लिए जाएं। कारण कई हो सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति अपने इलाज के लिए दूसरी जगह जा रहा हो, कोई व्यापार के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई नौकरी की तलाश में। कई सारे कारण हो सकते हैं।
ठीक, तो ये हो गए आपके पर्यटन के प्रकार। और प्रत्येक वर्ष भारत में 26 लाख से भी अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, यानी कि भारत को पर्यटन उद्योग से बहुत फायदा होता है। अब एक सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार से सहायक है। तो चलिए समझते हैं इसको। पहली बात क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक लोग, कितने? 150 लाख से अधिक लोग इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को विकास के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है। और इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 का, और आपकी ज्योग्राफी भी पूरी खत्म हो चुकी है। 10th का पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। ऑलराइट, क्लियर। चलिए, तो अब आपको जो है डेली के जो रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव सेशन है, उनसे जुड़ना ही है। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीजें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएंगी। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। सारे कोर्सेज एनसीईआरटी से पढ़ाए जाते हैं। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर भी है, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।